प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 5.12 यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में जो फर्स्ट 5 यूजेस थे वो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेंचुरी रिलेशन एंड टॉर्सलीज थ्योरम। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं और बर्नौलीज इक्वेशन के फर्स्ट 5 यूजेस भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बर्नौलीज इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल डेरिवेशन करवाई थी कि बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल से, और बर्नौलीज इक्वेशन की जो प्रॉपर फॉर्म निकल कर आती है उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे मेजर पिन पॉइंट्स बताए थे और मेजर कंफ्यूजन बताई थी कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में बिल्ड होती हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन की जो मैंने आपको फॉर्म पढ़ाई थी वो कुछ इस तरह की फॉर्म थी, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस बर्नौलीज इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग स्टैटिक प्रेशर, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग डायनामिक प्रेशर एंड दिस इज हाइड्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल प्रेशर। और इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी पढ़ाया हुआ है कि इस इक्वेशन को हम एनर्जी की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इसको निकालते हैं। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशन नंबर 6 और 7 पढ़नी है, वेंचुरी रिलेशन एंड टॉर्सलीज थ्योरम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वेंचुरी रिलेशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं। वेंचुरी रिलेशन, तो वेंचुरी रिलेशन को पढ़ने का मकसद क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग वेंचुरी रिलेशन। देखिए ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यही हमने पढ़ा था। देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में जो पानी वाली टैंकी है वो कितने टाइम में फिल हो जाती है, आप कहते हैं कि 5 मिनट्स में फिल हो जाती है और उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 200 लीटर उसकी कैपेसिटी है और वो 5 मिनट्स में फिल हो जाती है। अब आप क्या कहेंगे, 200 लीटर इन 5 मिनट्स, तो ये आप क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे कह देंगे कि हमारे घर में जो टैंक है उसमें जो वाटर है वो इतनी स्पीड से जा रहा है, वहां से तो नहीं पता चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। जो मोटर है वो 1 लीटर पानी इतने टाइम में प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह फिर हम रेट ऑफ फ्लो को डिफाइन करते हैं, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो। यहां पर ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है। मान लीजिए ये एक पाइप है, क्या है, ये एक पाइप है और यहां पे इसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है और हमने फ्लूइड का ये वाला वॉल्यूम कंसीडर किया, फ्लूइड इसमें से फ्लो कर रहे हैं, हमने फ्लूइड का इतना सा वॉल्यूम कंसीडर किया है। अब अगर इतना वॉल्यूम लें तो इसको मैं लिख सकता हूं A इंटू एल, या फिर अगर मैं इसको x कह दूं तो AX, यानी वॉल्यूम कितना है AX। जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया, वॉल्यूम कंसीडर किया फ्लूइड का, एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर किया इमेजिनरी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और जो लेंथ है दैट इज x। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो अगर यहां पर हम वॉल्यूम को AX लिख दें तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू AX ओवर T। अब x ओवर T क्या है, देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT। अगर x इज इक्वल टू VT लिखें तो v इज इक्वल टू x ओवर T हो जाएगा। इसका मतलब x ओवर T की जगह पर हम v लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AV, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय
स्पीड ऑफ फ्लो, यानी कितनी स्पीड से लिक्विड या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहां पर किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि हाउ वी शैल कैलकुलेट दिस स्पीड ऑफ द फ्लूइड, यानी कितनी स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए वेंचरी सर ने हमें एक रिलेशन दिया था जिसको हम कहते हैं वेंचरी रिलेशन, और इन्होंने एक मीटर डिवाइस किया था, एक मीटर बनाया था जिसको हम कहते हैं वेंचरी मीटर। क्या कहते हैं बच्चों? वेंचरी मीटर। वेंचरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं कि फ्लूइड कितनी तेजी से बह रहा है। तो यहां पर फिर आपको क्या समझ आया कि वेंचरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मीटर बनाया था जिसके जरिए हम फ्लूइड की मूव करने की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं। और वेंचरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है इसमें वैल्यूज पुट करके हम वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर वेंचरी मीटर की डायग्राम बना दी है। दिस इज वेंचरी मीटर ओवरऑल, जिसमें यहां पर ये एक वेंचरी डक्ट है जो यहां से वाइड है, यहां से नैरो है, यहां से एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है, एंड दिस इज नोन एज मैनोमीटर। अब एक्चुअली यहां पर हो क्या है, इस प्रोसेस को आपने समझना है। फ्लूइड यहां से मूव करके जा रहा है। ये जो मैंने ब्लू डॉट्स जो किए ये सारे का सारा फ्लूइड है। आपने क्या करना है कि इसको लेड पेंसिल से शेड कर देना है। आपने इस तरह के डॉट्स नहीं ड्रा करने, मैंने जस्ट विजुअलाइज करने के लिए ड्रा किए हैं। उसके बाद यहां पर ये हमने स्ट्रीम लाइंस ड्रा की है कि फ्लो इस तरफ है। एक्चुअली इस डायग्राम में ये फ्लूइड मूव कर रहा है इस वेंचरी डक्ट से। इस जगह पर एरिया ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर यहां पर मैं वेलोसिटी को एक तरफ रखूं तो एरिया दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट ओवर एरिया। जब एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कम है। आगे चलकर देखें, एरिया कम हो रहा है, यानी ये जो ट्यूब है ये नैरो हो रही है यहां से। जब नैरो होगी तो एरिया कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है यहां पर इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है और यहां पर आके फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अगेन से एरिया क्या है, डिफरेंट है। जब एरिया बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। जब एरिया कम होगा तो स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। ये चीज हमें कौन बताता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां से हमें मालूम ये हुआ कि V1 कम है, V2 ज्यादा है। जहां पर फ्लूइड स्लोली मूव करेगा यानी जो स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड है वो कम होगी, तो उस केस में बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए अगर हाइट कांस्टेंट होगी, ये बात जस्ट हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए जब हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब हाइट कांस्टेंट रहेगी तो ओवरऑल ये वाली टर्म क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। तो बाकी कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, ये वाली टर्म्स बची हैं, यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको यहां पर लिखे ना लिखे एक ही बात है। यहां पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये कांस्टेंट रहना चाहिए। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वाली टर्म क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लाजमी तौर पर प्रेशर को कम होना चाहिए ताकि ये सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लास्ट लेक्चर में प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें एंटर करके मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल पाइप में जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है उसकी जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है। इट्स मीन यहां पर जब स्पीड कम है तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। इसी वजह से जब प्रेशर ज्यादा है तो यहां से फ्लूइड नीचे इस ट्यूब में ज्यादा मूव कर जाएगा। यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो इस केस में यहां पर फ्लूइड नीचे मैनोमीटर में कम मूव करेगा। मैनोमीटर क्या है, ये जो यू शेप आपको ट्यूब नजर आ रही है। अब एक्चुअली इसमें मर्करी फील्ड होता है। यहां पर मर्करी ये कोई और कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है जो कंप्रेस हो सकता है। यहां पर जब प्रेशर बढ़ेगा इस यू शेप ट्यूब में जो फ्लूइड है वो कंप्रेस होगा। यहां पर प्रेशर अप्लाई होगा, ये जो फ्लूइड है ये नीचे मूव करेगा। यहां तक नीचे मूव किया, यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रेशर P1 है और यहां पर क्या है, प्रेशर P2 है। अब जब यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है, तो इट्स मीन प्रेशर डिफरेंस आ चुका है। अब इस प्रेशर डिफरेंस को हम मैनोमीटर से नोट करते हैं
और वो इस हाइट के जरिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो प्रेशर्स है ये इस जगह पर है, ये इस जगह पर है, यहाँ पर हाइट का डिफरेंस भी है, तो इस हाइट के डिफरेंस को यूज करते हुए हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, और उस प्रेशर डिफरेंस से देन हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि फ्लूइड कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, और उस वेलोसिटी से फर्दर हम रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हैं। यहां पर अब पेपर में अक्सर डेफिनेशन आ जाया करती है, व्हाट इज वेंचुरी इफेक्ट। तो ये वाली डेफिनेशन आपने टॉपिक के स्टार्ट में लिख देनी है। वेंचुरी इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्योंकि यहां पर देखो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, कांस्टेंट ने तो कांस्टेंट ही रहना है, जब वेलोसिटी बढ़ेगी ये वाली टर्म बढ़ जाएगी तो लाजमी तौर पर दूसरी कम हो जाएगी, ताकि सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सम चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इन हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए एच कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए यहां पर अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे जो हाइट होगी वही हाइट यहाँ पर भी होगी। इट्स मीन यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो और यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। इसी वजह से हमने कहा है कि ये फैक्टर कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसको हमने कांस्टेंट रख दिया है, कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, उधर जाएगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अगेन से कांस्टेंट हो जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर लाजमी तौर पर डिक्रीज करेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे। तो यहां से ये जो इफेक्ट है कि हॉरिजॉन्टल पाइप में जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, दिस इफेक्ट इज नोन एज वेंचुरी इफेक्ट। और इसी इफेक्ट की बेस पर वेंचुरी सर ने एक मीटर बनाया था जिसको हम क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर, और इसकी डिटेल तो मैंने आपको समझा दी है। अब हमने फाइंड करना है वेंचुरी रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ वेंचुरी रिलेशन यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंचुरी रिलेशन को डिराइव करने के लिए यही वाला सेटअप कंसिडर कर लिया है। कंसिडर ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। कहता है कि एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है जो कि इस तरह के पाइप में से मूव कर रहा है, जिसको हम क्या करें, वेंचुरी डक्ट, क्योंकि ये यहां से नैरो है। अब इस पाइप में 2 सेक्शंस हैं, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है उसमें एरिया कितना है, A1, और दूसरे सेक्शन में एरिया कम हो गया, डेट इज A2, क्योंकि यहां से पाइप नैरो है। इसी वजह से लिख दिया है पाइप डेट हैज 2 सेक्शंस, किसके 2 सेक्शंस हैं। अ वाइडर पोर्शन विद क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहां पर ये पोर्शन वाइडर है इसलिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कह दिया है A1, और यहां पर ये नैरो पोर्शन है इसलिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 कह दिया है। अ नैरोअर पोर्शन विद क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। अब यहां पर मान लीजिए कि A1 में से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी V1 है, और जब A2 में से फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी V2 है। यहां पर वेलोसिटी और होगी, यहां पर और होगी, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पर V1 लिखा है, यहां पर V2 लिखा है। लेट्स से V1 वेलोसिटी वाइडर पोर्शन में है और V2 वेलोसिटी नैरोअर पोर्शन में है। लेट द फ्लो वेलोसिटीज एट दीज सेक्शंस बी V1 एंड V2, यानी ये वाले जो सेक्शंस हैं इनमें फ्लो वेलोसिटीज V1 और V2 हैं, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर्स बी P1 एंड P2। इस सेक्शन में अगर आप देखें तो यहां पर जो प्रेशर नोट हो रहा है डेट इज P1, और यहां पर जो प्रेशर नोट हो रहा है डेट इज P2। अब एक्चुअली यहां पर ये फ्लूइड नीचे क्यों मूव किया, यहां पर ऊपर ही क्यों रह गया, क्योंकि यहां पर देखें वेलोसिटी कम है, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। तो बर्नौली सर ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी कम होगी, जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड कम होगी, तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये यहां पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से इस यू शेप ट्यूब में जो भी लिक्विड है, लेट से मरकरी है, तो वो कंप्रेस होगा, इस जगह पर ज्यादा कंप्रेस होगा। यहां पर क्योंकि एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। यहां पर प्रेशर कम है, इसकी वजह से इसने इस फ्लूइड को इस साइड से कम कंप्रेस किया है। यहां पर इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो हाइट है इसको हम कह रहे हैं H। These pressures can be measured using a manometer। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो यू शेप आपको ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज नोन एज मैनोमीटर, जिसमें कोई भी लिक्विड फील्ड होता है, जैसे कि मरकरी है। अब मरकरी क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। याद रखें ये जो फ्लूइड है दिस इज आइडियल फ्लूइड, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, जो कि वेंचुरी डक्ट में से पास कर रहा है। इस मैनोमीटर में जो फ्लूइड है वो कंप्रेस हो सकता है। इस जगह से ज्यादा प्रेस होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, इस जगह से ये कम प्रेस होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर
इन दोनों के दरमियान कोई हाइट है, इसका लेवल यहाँ पर है, इसका लेवल यहाँ पर है, जो हाइट आई है यहाँ से, इसको हम फर्दर यूज करते हैं प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। इसे हमने लिख दिया, दिस प्रेशर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग मैनोमीटर, दिस इज मैनोमीटर। इसके जरिए हम इन प्रेशर्स P1 और P2 को फाइंड कर सकते हैं, और ये मैनोमीटर दोनों सेक्शंस के दरमियान कनेक्टेड है। देखो एक सेक्शन हमने ये लिया है वाइडर पोर्शन वाला, और एक सेक्शन ये लिया है नैरोर पोर्शन वाला। तो वाइड और नैरो पोर्शन दोनों के दरमियान क्या है, ये कनेक्टेड है मैनोमीटर। अब चलते हैं कि वेंचुरी रिलेशन को किस तरह से डिराइव करना है। तो चलिए यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म लिख दीजिए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत ही आसान सी इक्वेशन है। देखिए P1 प्रेशर इस जगह पर है यहाँ पे, एंड रो डेंसिटी तो फ्लूइड की है, ये कांस्टेंट है, ये भी रो डेंसिटी है। G क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम कंसीडर करें तो। हाइट H1, अब ये हाइट देखनी है। देखिए अगर यहां पर मैं ग्राउंड कंसीडर करूं, यहां से यहां तक जो हाइट होगी और यहां से यहां तक जो हाइट होगी वो सेम आएगी। इसका मतलब है कि H1 और H2 दोनों सेम आएगी। अगर मैं यहां पर ग्राउंड कंसीडर करूं और इस पॉइंट से यहां तक हाइट लूं और फिर इस पॉइंट से यहां तक हाइट लूं, क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हाइट H1 और H2 दोनों आपस में इक्वल है। एज द पाइप सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, एज द पाइप सिस्टम यानी जो पाइप वाला सिस्टम है, सो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। अगर H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H हो जाएगा तो इस केस में जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। यहां पर रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 हो जाएगा। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी is same at both sections, and we can write Bernoulli's equation as, किस तरह से लिखेंगे? यहां पर भी H कर दीजिए, यहां पर भी H कर दीजिए, यानी रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 इज इक्वल टू रो GH। यहां पर भी रो GH हो जाएगा, यहां पर भी रो GH हो जाएगा। किस तरह से लिखेंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब इस तरह करें कि P वाली दोनों टर्म्स एक साइड पर कर लें और बाकी टर्म्स एक साइड पर कर लें। तो किस तरह से लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट P1 P2 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां पर बाकी क्या रह जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH माइनस रो GH। इस रो GH को इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस रो GH। अब रो GH माइनस रो GH ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। और फिर यहां से क्या निकल कर आएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां से भी 1/2 रो कॉमन ले लें, यानी हाफ रो कॉमन ले लें, हाफ रो इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो जाएगी, यानी हाफ रो को क्या लिया है? कॉमन लिया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आई है इसको हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन की जो एक्चुअल फॉर्म है वो यही वाली फॉर्म है। आपकी बुक में जो वेंचुरी रिलेशन की फॉर्म दी गई है लास्ट में, डेट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेंचुरी रिलेशन, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर नीचे सेंटेंस लिख दें, दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन, वेंचुरी रिलेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेंचुरी रिलेशन। यहां पर हेडिंग लगा दी है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेंचुरी रिलेशन। अब आपने वेंचुरी रिलेशन को नोट्स में बिल्कुल इसी पैटर्न पर हेडिंग की फॉर्म में नोट करना है और इसी तरह से प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप पेपर में भी इसी तरह से अरेंज फॉर्मेट में लिखेंगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पर अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। V1 ये वाली वेलोसिटी है, A2 ये वाला एरिया, V2 ये वाली वेलोसिटी। यहां से अगर V1 को फाइंड करें तो वो क्या आएगी? V1 इज इक्वल टू A2 V2 अवर A1। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये A1 एरिया बहुत ज्यादा है। A1 क्या है? काफी ज्यादा एरिया है इस A2 से, तो A1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा A2 से। जब आप इसको किसी बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो एज ए रिजल्ट आंसर क्या आएगा? छोटा आ जाएगा, यानी V1 क्या हो जाएगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा। और अगर यहां पर भी देखें, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इट्स मीन कि V2 काफी ज्यादा है V1 से, V2 इज ग्रेटर देन V1। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं A2 इज लेस देन A1, A2 स्मॉल है A1 से, और V2 क्या है? ग्रेटर है, V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर A1 बड़ा है, A2 स्मॉल है, ऊपर छोटी चीज होगी नीचे बड़ी चीज होगी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बहुत स्मॉल आंसर आएगा। इट्स मीन कि यहां पर V1 बहुत छोटा हो जाएगा। जब V1 V2 के मुकाबले में बहुत छोटा है, V1 बहुत छोटा है V2 के मुकाबले में, V2 काफी ज्यादा है, तो इट्स मीन हम V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं फिर यहां से। जी हाँ, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए V1 को नेग्लेक्ट करके इस इक्वेशन को लिखते हैं। सिंस एरिया एट द नैरोअर पार्ट A2, यानी ये वाला जो एरिया है A2 इज स्मॉलर देन एट द वाइड पार्ट A1, यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि A2 कम है A1 से। इट फॉलोज दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इसका मतलब है कि V2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा V1 से। Thus fluid moves faster in the narrower section of the pipe, जिसकी वजह से fluid narrower section में faster move करेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है कि जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर V2 ग्रेटर है। जब V2 ग्रेटर है V1 से, बहुत ग्रेटर है V1 से, तो V1 को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सो वी कैन नेग्लेक्ट V1 ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की राइट साइड पर जो V1 है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट V1 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो यहां से ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए इस टॉपिक में हमारा एक्चुअली गोल क्या था? हमने फ्लूइड की स्पीड फाइंड करनी थी कि किस स्पीड के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है? AV। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन एक्चुअली इशू ये था कि वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी स्पीड ऑफ फ्लो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसको हम वेंचुरीमीटर के जरिए फाइंड करते हैं। अब वेंचुरीमीटर में ये रिलेशन किस तरह से यूज होता है? देखिए यहां पर जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, वो मालूम होगी जो भी फ्लूइड होगा। V2 हमने फाइंड करना है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, 1/2 भी कांस्टेंट है। बाकी क्या रह गया है? P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 हम इस हाइट के जरिए फाइंड करते हैं। देखिए यहां पर ये जो लेवल ऑफ फ्लूइड है कि कितना फ्लूइड नीचे मूव किया है, यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पर P2 है। P1 माइनस P2 यानी यहां पर ये प्रोपोर्शनल होगा H के। P1 माइनस P2 हम कहां से फाइंड कर सकते हैं? H से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि प्रेशर का एक रिलेशन रो जी एच भी होता है। प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं रो जी एच, तो रो जी एच में हम ये H की वैल्यू पुट करके, G की वैल्यू कांस्टेंट है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है, P1 माइनस P2 फाइंड कर सकते हैं, और उस P1 माइनस P2 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन, दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन, वेंचुरी रिलेशन used in वेंचुरीमीटर, used in वेंचुरीमीटर। यहां तक आपको ये तो समझ आ गया कि फ्लूइड की फ्लो की स्पीड कैसे फाइंड करनी है। अब बात आती है कि वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन अगर पेपर में पूछी जाए तो उसको किस तरह से लिखना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहां पर वेंचुरीमीटर की लगाते हैं। यहां पर वेंचुरीमीटर की हेडिंग लगाकर ये आसान सी डेफिनेशन लिख दी है, द डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, ये जो डिवाइस मेजर करके बताती है, दैट इज नोन एज वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर आपको कुछ इस तरह का दिखता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज वेंचुरीमीटर, तो सबसे पहले आपने ये लिखना है वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन, और उसके बाद आपने
प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर लिख देना है। वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन वेंचुरी इफेक्ट, और नीचे आपने वेंचुरी इफेक्ट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जो वेंचुरी रिलेशन लिखवाया था जो कि वेंचुरीमीटर में यूज होता है उसको लिख दीजिए, डेट्स इट। वहां पर आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्चुअली होता है इस तरह से है कि वेंचुरी रिलेशन और टार्सरी थ्योरम इन दोनों को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जब वेंचुरी रिलेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो साथ ही प्रॉपर डायग्राम बनानी है और ये सारी की सारी थ्योरी आपने लिखनी है। प्रॉपरली डिराइव करना है वेंचुरी रिलेशन को बर्नौलीज इक्वेशन के जरिए। तो यहां पर वेंचुरी रिलेशन वाली एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। टार्सरीज थ्योरम को स्टडी करने से पहले आपके लिए कुछ पिन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं कि सर फिजिक्स हमें भूल जाती है। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको देने जा रहा हूं कि फिजिक्स भूलती क्यों है और क्या करना है ताकि ना भूले। मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप पेपर लिख रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आ गए वेंचुरी रिलेशन से रिलेटेड और आप पूरी रात जाके तैयारी करते रहे हैं। अब आपको वेंचुरी रिलेशन भूल चुका है। मान लीजिए वेंचुरी रिलेशन आपको आता तो है लेकिन कोई याद नहीं आ रहा कि किस तरह से था, बस कुछ ऐसे ही गड़बड़ हो गए। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर पेपर में इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो, इसका एक बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। इतना तो आपको याद ही रहेगा कि जो वेंचुरी रिलेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन में आता है। तो बर्नौली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये नहीं भूलनी चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन को तो आपने सही गोल के रट्टा लगाना है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देखो, अगर आपने मैथमेटिकल स्टेप्स की एक मर्तबा प्रैक्टिस की हुई है तो आपको लाजमी तौर पर याद होगा कि उसमें हम इन टर्म्स को काट देते थे। इन टर्म्स को काट दो, बाकी क्या रह जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो, इतनी मैथमेटिक्स तो आप लोग कर सकते हो। P1 माइनस P2 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब इसमें से क्या करो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V1 को कैंसिल कर दो इस टर्म को। दिस इज वेंचुरी रिलेशन, और आपकी बुक में यही फॉर्मूला लिखी हुई। दिस इज द शॉर्टकट मेथड किसी भी डेरिवेशन को ज़हन में रखने का। अब बात रह जाती है कि दरमियान में जो आपने इंग्लिश वाले सेंटेंसेस लिखने हैं इनको कैसे याद करेंगे। देखिए, अगर आपने एक मर्तबा भी लेक्चर पूरा सुना हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा कि वेंचुरी रिलेशन। अब मैं बाजू का जब पेपर चेक करता हूं ना तो स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा हुआ होता है, वेंचुरी रिलेशन इज द रिलेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेंचुरी। इस तरह के सेंटेंसेस लिखे होते हैं। ये है तो बहुत लेम सा सेंटेंस, लेकिन जाहिर है इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता क्योंकि फैक्चुअली ये करेक्ट है कि वेंचुरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिलेशन को डिवाइस किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद वेंचुरी मीटर, इतना तो आपको याद रह जाएगा कि स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड करने के लिए तो कुछ इसका जिक्र कर दें। और अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है तो मेरे ख्याल में यहां पर जो सेंटेंसेस आपने लिखने हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं रहेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हेडिंग्स मैं आपको बनवाता हूं वो आपने सही तरीके से याद करनी है। हेडिंग्स आपको नहीं भूलनी चाहिए। अगर आपको हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद होंगी तो आप पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और पेपर को अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो उसमें बहुत ही जबरदस्त मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन पेपर्स की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो मैं एक प्रॉपर सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पेपर को आपने एक्चुअली प्रेजेंट किस तरह से करना है। और यहां पर मैं स्टूडेंट्स को किस तरह से पेपर राइटिंग की ट्रिक्स बताता हूं जिनको वो फॉलो करते हुए मैक्सिमम मार्क्स देते हैं। देखिए, पेपर की प्रेजेंटेशन मस्ट है। आपने क्वेश्चन नंबर किस तरह से लिखना है, आंसर में किस तरह से हेडिंग लगानी है, कौन से मार्कर चूज करें, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करें तो वहां पर देखने में वो अच्छा लगता है। देखो, जो देखने में अच्छा लगता है वही बिकता है, ये मुहावरा आपने सुना हुआ है। तो आपका जो पेपर है वो प्रेजेंट अच्छे से होना चाहिए, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग होगी और ये वाली ट्रिक्स भी आपको मालूम होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिजिक्स में आप फुल मार्क्स नहीं ले सकते, बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। बस आपने कुछ ट्रिक्स यूज करनी है और ये जो मेजर कंसेप्ट्स हैं इनको आपने गौर से समझना है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि लेक्चर को आप स्टार्ट से एंड तक गौर से सुना करें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि जो कंसेप्ट आपको सही तरीके से समझ आ जाता है उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। और रट्टा लगाना किसी चीज का हल नहीं, रट्टा लगाना किसी चीज का हल नहीं है। अगर आप एक रात बैठ के रट्टा लगा भी लेंगे तो दूसरे दिन आपको भूल जाएगा, पेपर में बैठी हुई भूल जाता है। तो लिहाजा क्लियर योर कंसेप्ट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुन के एक एक पॉइंट को क्लियर करना है।
जब आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो आपको टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। ये मैथमेटिकल स्टेप्स याद होंगे, दरमियान में जो इंग्लिश लिखेंगे आप वो ठीक होगी क्योंकि आपको कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे। यहां पर तो मैंने वैसे आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, इस पर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। आपको पूरी फिजिक्स की तैयारी करवा के छोड़ूंगा ताकि आपके फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आसानी से आ सकें और किसी सब्जेक्ट में आए या ना आए। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे तरीके से की हुई होगी। अगर आप लोगों की स्पॉट अच्छी रही तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक मैं प्रॉपर लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन प्रिपरेशन सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा कि कौन से टॉपिक को आपने किस तरह से याद करना है और इसके साथ साथ कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। यहां पर हर लेक्चर में आपको साथ के साथ ये तो बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये हेडिंग्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। प्रिपरेशन सीरीज में हम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को भी जो कि पेपर में आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और इसके साथ साथ ये ट्रिक्स भी आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से आपने याद करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का फिजिक्स को लेकर के एक इश्यू रहता है, सर पहले दिन याद करते हैं दूसरे दिन भूल जाता है, अगर 2 दिन ना भूले तो तीसरे दिन भूल जाता है, सर 1 हफ्ता ना भूले तो अगले हफ्ते भूल जाता है। तो भाई फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भूलता नहीं है। यहां पर इसको याद करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं लेकिन ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं टॉर्सलीज थ्योरम की तरफ। आज के लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़नी है, आपकी बुक में लास्ट एप्लीकेशन है टॉर्सलीज थ्योरम। टॉर्सलीज थ्योरम क्या है और इसको हम टॉर्सलीज थ्योरम क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। टॉर्सलीज एक साइंटिस्ट थे जो कि मैथमेटिशियन भी थे और फिजिस्ट भी थे। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ग्रेट फिजिस्ट। टॉर्सली की फिजिक्स में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मर्करी बैरोमीटर इन्वेंट किया था जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में प्रेशर का एक यूनिट पढ़ाया था टार, तो वो इन्हीं के नाम पर है, टॉर्सली के नाम पर है टार। ये प्रेशर का एक यूनिट है। चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने आपको कन्वेंशंस फॉर यूजिंग ऐसे यूनिट्स पढ़ाए थे तो वहां पर लास्ट कन्वेंशन में इस यूनिट के बारे में भी आपको बताया था और समझाया भी था। और यही जो टॉर्सली हैं ये गैलीलियो के स्टूडेंट थे जो कि फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट है। गैलीलियो फिजिक्स के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उनके ये स्टूडेंट थे टॉर्सली। यहां पर हमने टॉर्सली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टॉर्सलीज थ्योरम के बारे में पढ़ना है जो कि बर्नौलीज इक्वेशन की एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। टॉर्सली ने अपने इस थ्योरम में क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर इस तरह का एक कंटेनर हो जिसमें फ्लूइड मौजूद हो, यहां पर अगर उसमें से एक होल कर दिया जाए तो फ्लूइड क्या करेगा, बाहर निकलेगा उस होल से। कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, कितनी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। टॉर्सली ने वो स्पीड कैलकुलेट की थी कि अगर यहां पर इस कंटेनर में से एक सुराख कर दिया जाए तो उस होल में से, उस ऑरिफिस में से कितनी तेजी के साथ, कितनी वेलोसिटी से वो फ्लूइड बाहर निकलेगा, इसकी उन्होंने कैलकुलेशन की थी। और उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसकी स्टेटमेंट यहां पर हमने लिखी है। इस थ्योरम में उन्होंने क्या कहा, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स का क्या मतलब है। देखिए जो वर्ड इफ्लक्स है इसका मतलब है आउटवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे यहां पर इस होल में से ये लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा है, जब बाहर की तरफ निकल रहा है तो यहां पर जो इसकी स्पीड है उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। टॉर्सली ने एक फार्मूला दिया था और उस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करके ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और उन्होंने जो फार्मूला दिया था दैट वाज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये मैं वैसे रफ लिख रहा हूं। और उन्होंने बताया कि ये डेप्थ ऑफ ऑरिफिस पे डिपेंड करता है। देखो ये जो होल है इसको हम ऑरिफिस भी कहते हैं। यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो फ्लूइड का लेवल है वो यहां पर है। फ्लूइड में कोई भी लिक्विड हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। यहां पर अगर हम लिक्विड कंसीडर करें तो उसकी हाइट यहां तक है। देखो फ्लोर से जो हाइट है या फिर ग्राउंड से या फिर उसकी बॉटम से जो हाइट है दैट इज h1। और यहां पर जो ऑरिफिस है, ये होल है, इसकी जो फ्लूइड की सरफेस से डेप्थ है दैट इज h1 माइनस h2। और यही यहां पर डेप्थ है h इज इक्वल टू h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। और दूसरा एक इस पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ किसकी इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उन्होंने ये वाला थ्योरम दिया था, उन्होंने कहा था कि डायरेक्टली आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके
फाइंड कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो अब इस कंटेनर में से होल तो किसी भी जगह से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है। उन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, जहां से भी होल है आप डेप्थ ऑफ द आरएफएस और जी की वैल्यू पुट करो इस रिलेशन में, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि फ्लूइड कितनी स्पीड के साथ उस कंटेनर से बाहर निकल रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी है। और वर्डिंग की फॉर्म में उन्होंने कुछ इस तरह से बताया था, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। ये स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि आप लिक्विड का एक ड्रॉप यहां पर कंसीडर कीजिए, ये रफ वर्क है, जस्ट मैं एक ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूं। अब अगर इस ड्रॉप को अलाउ किया जाए, इस ड्रॉप को क्या किया जाए बच्चों, अलाउ किया जाए कि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, यानी यहां पर इस पे कोई फोर्स नहीं आ रही हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, यानी फ्री फॉल कर रहा हो। जब ये फ्री फॉल कर रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उस वक्त इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो टारिसिली सर ये कहते हैं कि जो इस ड्रॉप की स्पीड होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसी स्पीड से ये फ्लूइड इस कंटेनर में इस ऑरिफिस से निकलेगा। यहां पर देखो, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। मान लो ये फ्लूइड का एक ड्रॉप है, इसने जो वेलोसिटी गेन की है इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2, इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2, ड्रॉप को यहां पर ले लेते हैं। आप जरा इसको समझिए, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन, यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी जो स्पीड है वो किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2, यानी h1 माइनस h2 डिस्टेंस से जब वो नीचे फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा। तो यहां तक आपको ये स्टेटमेंट तो समझ आ गई। अब स्टेटमेंट रट जानी चाहिए। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, जरा दोबारा से रिवाइज करो। किसी भी कंटेनर में से होल कर दें, जो लिक्विड बाहर निकलेगा या कोई भी फ्लूइड जो बाहर निकलेगा वो कितनी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा, दिस इज नोन एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। कोई भी एक कंटेनर ले लो, मान लो कोई भी एक टब है, उसमें यहां पर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें से यहां पर आप होल कर देते हो, इस होल में से कितनी स्पीड के साथ फ्लूइड निकलेगा, दिस इज नोन एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। और टारिसिली सर ने ये कहा था कि ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन मूविंग थ्रू ए हाइट या थ्रू ए डिस्टेंस h1 माइनस h2। देखो जितनी डेप्थ इसकी है उतनी ही हाइट से इसने भी मूव करना है। आप एक ड्रॉप लें और उसको इस तरह से छोड़ें कि उसकी हाइट इतनी ही हो जितनी की फ्लूइड की हाइट है किसी भी कंटेनर में, तो वो ड्रॉप जब फ्रीली फॉल करेगा तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और वो जो वेलोसिटी होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब वो मूव करेगा, इतनी ही वेलोसिटी से ये फ्लूइड इतनी डेप्थ पर उस कंटेनर से बाहर निकलेगा। अब हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, तो चलिए इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। टारिसिलिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स का वो रिलेशन निकालना पड़ेगा जो कि टारिसिलिस सर ने निकाला था। स्पीड ऑफ इफ्लक्स को फाइंड करने के लिए यहां पर आप ये एक सेटअप कंसीडर कीजिए। आपने बिल्कुल एज इट इज यही वाली डायग्राम अपने नोट्स में बनानी है, और देन अगर टारिसिलिस थ्योरम पेपर में पूछ लिया जाए तब भी आपने ये डायग्राम बनानी है। अब यहां पर ये एक लार्ज टैंक है जिसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। देखो हमने कहा था कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है, हम यहां पर लिक्विड ले रहे हैं, फ्लूइड में क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स दोनों शामिल होते हैं, हम यहां पर लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं और लिक्विड में भी वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स से ये टैंक वाटर से फिल्ड है, इसमें वाटर है। अब इस टैंक में आपको एक ओरिफिस यहां पर नजर आ रहा है, एक ओरिफिस यहां पर नजर आ रहा है। ओरिफिस का क्या मतलब है, होल है। यहां पर ये जो ओरिफिस है इससे वाटर बाहर निकल रहा है, जितनी स्पीड से निकल रहा है डेट इज v2। और ये जो ओरिफिस है इसका फ्लोर से या फिर बॉटम से कितनी हाइट है, डेट इज h2। और यहां पर ये जो ओरिफिस b है, इसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, डेट इज v3। अब देखें जब ओरिफिस a से वाटर बाहर निकलेगा तो यहां पर जो वाटर का लेवल है वो भी तो डाउन होगा। अब वो कितनी स्पीड से वाटर नीचे मूव कर रहा है, डेट इज v1। यहां पर अभी ओरिफिस बी को हम कंसीडर नहीं कर रहे, सबसे पहले आपने सिर्फ ओरिफिस ए को कंसीडर करना है। ओरिफिस बी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे टारिसिलिस थ्योरम को प्रूव करने के बाद कि ओरिफिस बी का यहां पर क्या रोल है और यहां पर एक्चुअली इसको क्यों बनाया गया है। तो ओरिफिस ए को कंसीडर कर लीजिए। यहां पर फिर हमने लिख दिया है कंसीडर ए लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैविंग टू स्मॉल ओरिफिसेस ए एंड बी ऑन इट, कि एक लार्ज टैंक कंसीडर कीजिए जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है और इसमें दो ओरिफिसेस हैं, एक ए और बी, यानी 2 होल्स प्रेजेंट है।
Let us calculate the speed of efflux with which the water flows out of an orifice A. यानी हम orifice A को पहले कंसिडर करेंगे, इस तरह भी मैंने आपको बताया है, और orifice A से जिस स्पीड के साथ वाटर बाहर फ्लो कर रहा है that is V2, और हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और जब हम इस V2 को कैलकुलेट करेंगे, इसका वही रिलेशन आएगा जो कि टॉरिस-लीस सर ने निकाला था, और वहीं से टॉरिस-लीस थ्योरम प्रूव होता है। अब यहां पर ये जो ओरिफिस है A और B, ये बहुत ही स्मॉल है। अगर इनको हम इस कंटेनर की ओपनिंग से कंपेयर करें, देखिए ओरिफिस A इतना है, यहां पर एरिया कम है, यहां पर भी एरिया कम है, लेकिन अगर टैंक की ओपनिंग को देखा जाए तो यहां पर एरिया बहुत ज्यादा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्पीड क्या होगी? वहां पर स्पीड कम होगी, और जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। देखिए बच्चों, यहां पर ओरिफिस ए पर एरिया कितना है? बहुत कम है इस कंटेनर की ओपनिंग से। यानी अगर इस कंटेनर की ओपनिंग को लिया जाए और इसको लिया जाए, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो ओरिफिस ए का जो एरिया है दैट इज वेरी स्मॉल, और यहां पर ओरिफिस बी भी बहुत स्मॉल है। लेकिन अभी हम ओरिफिस ए की बात करेंगे। सिंस द ओरिफिसेस आर वेरी स्मॉल, क्योंकि ओरिफिस बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। यानी यहां पर v1 वेलोसिटी कम होगी, v2 बहुत ज्यादा होगी। जनरली भी अगर आप कंसीडर करें, लार्ज टैंक है, हमने क्या लिखा है? लार्ज टैंक। तो लार्ज टैंक में अगर आप एक छोटा सा सुराख कर दें तो उसमें से कितनी स्पीड के साथ पानी बाहर आएगा? बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पानी बाहर आएगा। लेकिन अगर आप वाटर के लेवल को कंपेयर करें तो वो आपको बहुत ही स्लोली नीचे जाता हुआ नजर आएगा, यानी न होने के बराबर। इट्स मीन ये जो v1 वेलोसिटी है ये बहुत कम है, इसको हम 0 के इक्वल सपोज कर सकते हैं, जस्ट सपोज, यानी कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Since the orifices are very small, so the efflux speeds V2 and V3 will be much greater than the speed V1. यहां पर ये बात लिखी है कि V2 और V3 बहुत बड़ी हैं V1 की बनिस्बत, जो कि इस टॉप सरफेस की स्पीड है, यानी वाटर कितनी स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। अब यहां पर हमने इस V2 को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं। अब यहां पर एक्चुअली मैं आपको सेंस देने जा रहा हूं। अगर आपने किसी भी जगह पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करनी है मूविंग फ्लूइड पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। लिहाजा आपको एक जनरल रूल पता होना चाहिए कि बर्नौलीज इक्वेशन को हमने अप्लाई किस तरह से करना है। बर्नौलीज इक्वेशन किसी भी मूविंग फ्लूइड पर अप्लाई हो सकती है। एक्चुअली जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल होती है। यहां पर हम जस्ट सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से इस फ्लूइड का बिहेवियर आइडियल फ्लूइड की तरह है। देखो आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, ना ही एग्जिस्ट करता है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल फ्लूइड है। हम कुछ assumptions लेते हैं, तो उन assumptions की बेस पर कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू चूज 2 पॉइंट्स। तो यहां पर अगर मैंने ओरिफिस बी पे V3 निकालनी होती तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन को इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लगाता, लेकिन अब मैंने V2 फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स एट ओरिफिस A फाइंड करनी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करना क्यों जरूरी है? बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपने V1 लिखना है, V2 लिखना है, V3 लिखना है। सो यू हैव टू चूज द पॉइंट्स। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। तो यहां पर फिर हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि देखो यहां पर फ्लूइड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है। जब फ्लूइड मूव करेगा तो बर्नौलीज इक्वेशन का सहारा लेते हुए हम स्पीड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन यहां पर जो प्रेशर होगा डेट वुड बी P1, यहां पर प्रेशर को हम P2 लेंगे। आगे चलकर फिर डिसाइड करेंगे कि P1 P2 की इक्वल है नहीं है, ये सारी बात की बात है। लेकिन पहले अभी हमने यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन लिखनी है, तो किस तरह से लिखेंगे? देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। यहां पर प्रेशर कौन सा होगा? P1 होगा, तो लिख दीजिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या है? V1, तो यहां पे V1 लिखेंगे प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पर आ जाइए, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां पर देखिए ये वेलोसिटी जो है दिस इज V2, एंड जो हाइट है यहां से ओरिफिस A की यहां से दैट इज H2, तो प्लस रो GH2 ये हो जाएगा।
अभी मैं आपको बता चुका हूं कि V1 वेलोसिटी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पर एरिया बहुत ज्यादा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि जब एरिया बहुत ज्यादा होगा, लार्ज टैंक हमने कंसीडर किया हुआ है, जब एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि V1 बहुत कम होगी, तो इट्स मीन यहां पर V1 की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर यहां पर आप देखें तो प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहां पर एयर प्रेजेंट है। और इस ओरिफिस ए के बाहर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो P1 इज इक्वल टू P2। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहां पे प्रेजेंट है वही यहां पर भी प्रेजेंट है। P1 इज इक्वल टू P2। तो यहां पर P1 को P2 के इक्वल रख देते हैं और इसके साथ साथ V1 को 0 पुट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। सिंस द टैंक इज वेरी वाइड, क्योंकि टैंक बहुत वाइड है एट द टॉप से, सो द वेलोसिटी V1 एट द टॉप इज अप्रॉक्सीमेटली 0। क्योंकि एरिया ज्यादा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। एरिया बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी। जब बहुत कम है तो V1 को हम 0 ले सकते हैं। इन दिस केस इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इस केस में इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। यहां पर अभी मैं आपको बता चुका हूं कि P1 और P2 इक्वल है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए यहां पर P1 है क्योंकि हमने पहला पॉइंट यहां पे कंसीडर किया। P1 यहां पर है, P2 यहां पर है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इट्स मीन इट इज क्लियर दैट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, इनको P के इक्वल रख दें, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Therefore equation 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? P1 की जगह पर P पुट कर दें, P2 की जगह पर भी P पुट कर दें, तो P प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां से अब अगर आप इस P को इधर लेकर आए तो क्या बन जाएगा? P माइनस P प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां पर मैं आपको स्टेप्स बहुत ही एक्सपेंड करके करवा रहा हूं और उसकी वजह यह है ताकि आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ आ जाए और स्टेप्स में आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। तो यहां से ये P और ये P कैंसिल हो जाएंगे या फिर P माइनस P 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट रो जी H1, इस रो जी H2 को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, यही बन जाएगा। यहां से रो जी को कॉमन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट रो जी इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां से हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है? V2 को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? बाकी सारे टर्म्स को उठाकर इधर ले आएंगे। 2 इधर आएगा तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इधर आएगा तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर लेकर आए, 2 रो जी इंटू H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? रो नीचे आ जाएगा, तो लिख दीजिए। यहां से ये रो और ये रो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू H1 माइनस H2। यहां पर अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे मैं इंप्लाइज डाल के स्टेप के आगे स्टेप लिख रहा हूं। आपने पेपर में इस तरह से करना है, स्टेप के नीचे स्टेप करना है ताकि डेरिवेशन प्रॉपर्ली पता चले कि आपने डेरिवेशन की हुई है। यहां पर देखो क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है इसलिए मैं स्टेप के नीचे स्टेप कर रहा हूं। आपने क्या करना है? स्टेप को उठा के स्टेप के नीचे लिखना है, उसके बाद इसको उसके नीचे लिखना है। तो यहां पर मैं अभी भी स्टेप के आगे स्टेप करूंगा, आपने स्टेप को स्टेप के नीचे लिखना है। तो यहां से जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू 2G इंटू H1 माइनस H2 और यहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि टारेसिलिस सर ने फाइंड किया था, और यही एक्सप्रेशन हमें बताता है कि इस ओरिफिस ए से फ्लूइड कितनी स्पीड से निकलेगा। वो स्पीड कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1 माइनस h2। यहां पर यही लिख दिया, दिस एक्सप्रेशन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय टारेसिलिस, इसको सबसे पहले टारेसिलिस सर ने ऑब्टेन किया था, इसी वजह से हम इसको टारेसिलिस थ्योरम कहते हैं। अब जो मैंने आपको टारेसिलिस थ्योरम की स्टार्ट में स्टेटमेंट बताई थी, उस स्टेटमेंट को जरा दोबारा से प्रॉपर्ली समझते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन तो आ चुका है, यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि वो स्टेटमेंट आपको कभी भी भूले नहीं। देखिए वो स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी फ्लूइड अगर इस हाइट से मूव करता है, देखो कोई भी फ्लूइड अगर फ्री फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इतना डिस्टेंस कवर करता है h1 माइनस h2, तो वो जो वेलोसिटी गेन करेगा एक्चुअली उसी वेलोसिटी के साथ ये फ्लूइड बाहर निकलेगा। यही स्टेटमेंट थी। तो यहां पर अगर मैं एक ड्रॉप कंसिडर करूं फ्लूइड का, देखो यहां पर आप ड्रॉप भी कंसिडर कर सकते हो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो, कोई बॉल कंसिडर कर सकते हो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, उसका कोई भी मैस हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लें, चाहे वो किसी भी मैस के हों, अगर आप उनको फ्री फॉल करवाएं सेम हाइट से, तो वो सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में। तो यहां पर अगर हम फ्लूइड कंसिडर करें, फ्लूइड का कोई ड्रॉप कंसिडर करें या कोई भी और ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, तो वो जब फ्री फॉल करेगा और इतनी हाइट होगी उसकी या फिर इतना डिस्टेंस मूव करेगा, तो वो जो वेलोसिटी अटेन करेगा उसी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड बाहर निकलेगा। अब देखो इस ड्रॉप की या फिर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है फ्री फॉल के केस में, वो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जरा इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करके देखते हैं क्या वो यही आंसर आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर मैं vf को v2 कह दूं vi को, क्योंकि यहां पर हमने इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है, यहां पर फाइनल पॉइंट लिया हुआ है, तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2as इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इस तरह कह सकता हूं। देखो v1 बहुत कम है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इस आर्टिकल में, तो v1 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2as इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, यही रह जाएगा। अब यहां पर डिस्टेंस कितना कवर किया है, h1 माइनस h2, 2a इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, तो यहां से v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2g इंटू h1 माइनस h2, यही रह जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं तो v2 इज इक्वल टू 2g इंटू h1 माइनस h2 और इसका स्क्वायर रूट। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन पर जरा गौर कीजिए, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टारेसिलिस सर ने जो बात की थी दैट इज एक्यूरेट, कि वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर हम किसी भी फ्लूइड को यहां से लीव करेंगे, वो नीचे मूव करेगा और इतनी हाइट कवर करने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल जो वो वेलोसिटी गेन करेगा, उसी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड इस ओरिफिस ए से निकलेगा। तो यहां पर फिर आपको समझ आ गया कि उसकी स्टेटमेंट हमने किस तरह से बनाई थी। अब हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़नी है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम यही कहेंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करें, इस हाइट से h1 माइनस h2 हाइट से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, तो उसके लिए रिलेशन वही आएगा जो कि ये यहां पर रिलेशन आया है, और ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया कि ये रिलेशन आता है। तो चलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस की हेडिंग लगाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट यही लिख दिया है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड इज सेम एज द स्पीड ऑफ बॉल दैट फॉल्स थ्रू ए हाइट h1 माइनस h2। यानी स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इस ओरिफिस से जितनी स्पीड के साथ फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये स्पीड उस स्पीड के इक्वल है। कौन सी स्पीड के, कि यहां से अगर कोई भी ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप या कोई बॉल अगर ले और वो यहां से फ्री फॉल करना स्टार्ट करे और इतनी हाइट मूव करे h1 माइनस h2 हाइट, तो उसकी स्पीड भी वही आएगी। तो इसी वजह से लिखा है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड इज सेम एज द स्पीड ऑफ बॉल दैट फॉल्स टू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और यही एक्चुअली टारेसिलिस थ्योरम की स्टेटमेंट थी, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने क्या लिया था, फ्लूइड, और यहां पर फ्लूइड की जगह पे क्या कह रहे हैं, बॉल कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टॉप लेवल ऑफ टैंक हैज मूव डाउन अ लिटिल, यानी यहां से जब इन ओरिफिसेस से वाटर बाहर निकलेगा, बाहर फ्लो करेगा, तो यहां पर ये जो वाटर लेवल है टैंक में, ये भी डाउन होगा, क्योंकि देखो जब वाटर यहां से बाहर निकलेगा तो ये वाला जो लेवल है ये नीचे मूव करेगा, जिसकी स्पीड हमने v1 कही है। यहां पर एक्चुअली क्या ये रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी,
कि यहाँ पर उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी थी और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ से जब फ्लूइड बाहर मूव करेगा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसको हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स कह रहे हैं। जब वेलोसिटी होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। यहां तक तो हमने ओरिफिस ए की बात की। देखिए ओरिफिस ए क्या था, यहां पर इस टैंक में से हमने एक होल कर दिया था, एक ओरिफिस कर दिया था जिसमें से ये वाटर बाहर निकल रहा था। यहां पर अब इस ओरिफिस ए को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ओरिफिस बी की तरफ आ जाइए। ओरिफिस बी पर हमने इसको ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया कोई भी ट्यूब वगैरह अटैच करके, और ये ट्यूब यहीं तक है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर तक है बल्कि यहीं तक है। यहां से अब वाटर की स्ट्रीम ऊपर की तरफ मूव करेगी। देखो यहां से जब ऊपर की तरफ इसको पॉइंट कर दिया, इसको ऊपर मूव करना चाहिए। और यहां पर अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जब इस फ्लूइड की, इस लिक्विड की कोई ना कोई हाइट थी तो इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि फ्लूइड यहां से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था। जब फ्लो कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर कहता यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो काइनेटिक एनर्जी इसको अलाउ करेगी कि यहां से जो वाटर स्ट्रीम निकलेगी वो उसी लेवल तक पहुंचेगी जो कि वाटर का लेवल है टैंक में। यानी यहां पर फ्लूइड का लेवल ये है, इस लिक्विड का लेवल ये है। जब ओरिफिस बी को हमने ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया है तो इसमें से इस वाटर की स्ट्रीम निकलेगी और उस वाटर की स्ट्रीम को उसी हाइट तक पहुंचना चाहिए जितनी की इस फ्लूइड की हाइट है इस टैंक में या फिर इस वाटर की। देखें यहां पर मैं इस टैंक को दोबारा से ड्रा करता हूं। मान लीजिए यहां पर ये ओरिफिस बी है और इसको ऊपर की तरफ हमने पॉइंट कर दिया, इसमें ये सारे का सारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अब एक्चुअली होता क्या है, इस तरह से ऊपर मूव करता है और कुछ यहां से इस तरह से फ्लो करके आता है, इस तरह से आता है। अगर इस तरह से हम इसको कर दें, यहां पर कहता यह है कि ये हाइट इतनी ही अटेन होनी चाहिए, ये हाइट क्या होनी चाहिए, इतनी अटेन होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, मामूली सा फर्क आ जाता है। वो किस वजह से आता है, क्योंकि ये जितने भी लिक्विड्स हैं जैसे वाटर है, हनी है, इनकी कोई ना कोई विस्कासिटी होती है। विस्कासिटी का क्या मतलब है कि इनकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। अगले लेक्चर में चलकर हम विस्कासिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको बता भी चुका हूं विस्कासिटी एक्चुअली क्या होती है, कि कोई भी लिक्विड कितना थिक है तो वो जितनी ज्यादा विस्कासिटी होगी उसकी लेयर्स के दरमियान इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, तो यहां पर फिर वो एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर हम आइडियल केसेस की बात करें तो उसमें इसको उस हाइट तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया इफ द ओरिफिस इज पॉइंटेड अपवर्ड एज एट बी। अगर ओरिफिस को इस तरह पॉइंट कर दिया जाए जैसे कि बी पर है, यानी ऊपर की तरफ, दिस काइनेटिक एनर्जी वुड अलाउ द लिक्विड टू राइज टू द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक। यानी ये काइनेटिक एनर्जी उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को जो कि ओरिफिस बी से निकल रही है अलाउ करती है कि ये उसी हाइट तक जाए जो कि कंटेनर में वाटर की हाइट है। बट इन प्रैक्टिस विस्कस एनर्जी लॉसेज वुड चेंज द रिजल्ट टू सम एक्सटेंट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ड्यू टू विस्कासिटी, यानी उसकी जो इंटरनल लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का क्या होता है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। देखिए टोटल एनर्जी यहां पर भी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल का माइनर सा लॉस हो सकता है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यहां पर कहता है कि विस्कासिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ लॉस होगा। यहां तक हमने मेजर 7 यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कंप्लीट कर लिए जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। यही एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 106 पर एक डू यू नो दिया गया है साइड बॉक्स में, जिसमें चिमनी की बात की गई है। किस तरह से, यहां पर कहता है कि एक चिमनी है, ये भी एक्चुअली यूज ऑफ बर्नौली इक्वेशन ही है या फिर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स तो चिमनी को जानते ही होंगे कि ये क्या होती है। देहातों में अक्सर इस्तेमाल होती है जहां पर लकड़ियां वगैरह जलाई जाती हैं तो उनका जो स्मोक होता है उसको इजीली निकालने के लिए, यानी किचन वगैरह में वो स्मोक जमा ना हो, या जहां पर भी आप लकड़ियां वगैरह जला रहे हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। जिन विलेजेस में लकड़ियां वगैरह जलाकर कुकिंग की जाती है वहां पर तो ये चिमनी लाजमी तौर पर प्रेजेंट होती है ताकि किचन में स्मोक न जमा हो। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एक काफी टाल होती है, यहाँ पे जो रूफ होता है इससे भी ये काफी ऊपर निकाल दी जाती है। अब इसको टाल इसलिए बनाया जाता है, यानी ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पर जो वुड्स वगैरह जल रही हैं उनका जो स्मोक है वो ऊपर इजीली निकल सके। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, यहां से एयर बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। जब एयर हाई स्पीड के साथ मूव करती है तो बर्नौली सर ये कहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। बर्नौलीज इक्वेशन की तमाम एप्लीकेशंस में मैंने आपको यही पॉइंट बताया है मेन।
यानी जब हाइट कांस्टेंट होगी, इसमें आपने एक और बात याद रखनी है, हाइट कांस्टेंट होगी तब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां पर क्योंकि एयर हाई स्पीड के साथ मूव करेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर जब प्रेशर डिक्रीज करेगा और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर हाई है, यहां पर लो है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये स्मोक इजीली ऊपर की तरफ राइज करता है। यहां पर जितना भी स्मोक है ये सारे का सारा इधर ऊपर की तरफ राइज करेगा और यहां से ये बाहर एक्सपेल हो जाएगा। तो इस तरह से चिमनी वर्क करती है। ये भी एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, क्योंकि यहां पर जब इधर से हाई स्पीड के साथ एयर मूव करेगी तो यहां पर लो प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होगा। यहां पर नॉर्मल प्रेशर है, हाई प्रेशर है। जब यहां पर हाई प्रेशर है तो ये जो स्मोक है किधर मूव करेगा, हाई प्रेशर वाली साइड से लो प्रेशर वाली साइड पर, यानी हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ। इस वजह से यहां पर जितना भी स्मोक है वो इजीली ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, खुद ब खुद मूव करता है। तो इस तरह से ये बाहर एक्सपेल हो जाता है। अब ये जो साइड बॉक्सेस में डू यू नोज दिए गए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्चुअली एक प्रॉपर एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ चिमनी विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, या हाउ कैन यू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ चिमनी ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आपने यही वाला उठा के लिख देना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस की हैं, दैट आर वेंचुरी रिलेशन एंड टॉर्सिलीज थ्योरम। कभी कभी ये दोनों मिलाकर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके साथ साथ सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे व्हाट इज टॉर्सिलीज थ्योरम, व्हाट इज वेंचुरी इफेक्ट, हाउ वेंचुरी मीटर वर्क, व्हाट इज वेंचुरी मीटर। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस बन के पेपर में आ सकते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।